नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कल हो गया है और इसी के साथ आपको टीवी चैनल पर एक गोदी मीडिया का एक अलग शोर दिखाई देगा जो आपको एनडीए गठबंधन की सरकार बनवाता हुआ नजर आएगा। और यूट्यूब पर भी यूट्यूबर पत्रकारों का एक अलग गैंग आपको नजर आएगा जो तेजस्वी यादव की सरकार बनाता हुआ नजर आएगा। तो सरकार बनाने, बिगाड़ने, गिराने और फिर गिराकर बनाने वाले जमात के जो लोग हैं वो दोनों तरफ के जमात के लोग हैं। और बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं 19-20 साल तक मैंने पत्रकारिता की है और फील्ड रिपोर्टिंग की है। तो फील्ड से अगर मैं दूर हूँ तो अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें मुझे कचोट रही है। लेकिन अगर मैं फील्ड में जाऊंगा तो जो इलेक्शन कवर करने के लिए एक यूट्यूब चैनल के तौर पर भी हम जाएंगे तो करीब आप मान के चल लीजिए कि 1.5 से 2 महीनों में जो मोटा मोटा खर्च होता है वो 6, 7, 8 लाख का होता है। तो अगर ये जमात फील्ड में उतरकर पूरी टीम के साथ कवर कर रही है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कम कहे को ज्यादा समझिए, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि एसी कमरों में बैठकर, चूंकि पंखा भी बंद करना पड़ता है ताकि अच्छे से रिकॉर्डिंग हो सके और हम पसीना पसीना ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हम जितना सच आपके सामने ला पाएंगे उतना सच लाने की कोशिश करेंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी एक एक दिलचस्प खबर को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको मुजरा देखना है तो आप टीवी पे जा सकते हैं, दूसरे तरह का मुजरा देखना है तो कई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी एनिमेशन के सच जानना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, शिव जी के प्लेटफॉर्म पर आइए, मेरे प्लेटफॉर्म पर आइए। हम आपके सामने सिर्फ सच को रखने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कई महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको अवगत कराएंगे। जी शिव जी। अब देखना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर लोगों की सोच क्या होती है। लोग सोचते क्या हैं, लोग करते क्या हैं। लोगों की अपनी अपनी सोच है। जब इस देश में इतिहास में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। हालांकि 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने प्रहार करने का हमला किया था और आज 2024 में चीफ जस्टिस पर, उस समय एक बेंच पर हुआ था। लेकिन अब बिहार का चुनाव है। चुनाव में बड़ी दिलचस्प पोजीशन बनती चली जा रही है। चुनाव आयुक्त महोदय जैसे पूछा कि वोट चोरी होती है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि आप हमें यह बताइए कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग की साख गिरी है, इस साख को कैसे बचाएंगे। सरकार को हम अलग कर देते हैं, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की साख गिरी है, जनता पूछ रही है। तो उन्होंने उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि इसमें कितने घुसपैठिए हटा दिए, कितने जोड़ दिए, उस पर भी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब चुनाव आयोग की तारीखें क्लियर हो गई। अब वो तो बात आई गई हो गई, जब उन्होंने जवाब ही नहीं दिया तो वो बोरी बंद कर दो, अब नई बोरी खोल लो, डेटें फाइनल हो गई। अब बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। इन बैठकों में क्या होगा, कितने पे आरजेडी लड़ेगी, कितने पे कांग्रेस लड़ेगी, कितने पे सीपीएम लड़ेगी, कितने पे जदयू लड़ेगा, कितने पे बीजेपी लड़ेगी, जीतनराम मांझी को मन मुताबिक मिलेंगी कि नहीं, और चिराग पासवान को क्या होगा, मुकेश सहनी का क्या होगा, तो कुशवाहा जी का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी का। ये सब मंथन अब शुरू हो गया। जिसे कहते नहीं है कि समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें विष भी निकल रहा था, उसमें अमृत भी निकल रहा था, उसमें रत्न भी निकल रहे थे, अरावत निकल रहा था, तो एक तरफ सुरा भी निकल रही थी। तो सब चीज निकलेगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा सिलसिला कल से शुरू हो गया। कल एक टीवी चैनल ने अपनी कृपा दृष्टि एनडीए पर बरसा दी है और 160 सीटें भी दे दी, क्योंकि 160 सीटों पर अब अमित शाह वापस आ गए हैं 250 से। ये उस दिन संतोष जी ने बताया कि आखिर लौटे क्यों, थक गए चलते चलते, वहां तक नहीं गए। और एक और मन में भय था, 400 का नारा कह के 240 पे आ गए, कहीं 225 का नारा देके 70 पे ना आ जाए तो थोड़ा सा बैक गियर लगा लो, 165 पे आ गए और चैनल ने रात 160 दे दी। अब सवाल इस बात का है कि इस बैठक का असली
लब्बो लुआब क्या है, ये सीधा जानेंगे हम संतोष पाठक जी से। संतोष पाठक जी, राहुल गांधी बैठकों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। 24 घंटे बाद वो एक बड़ी बैठक करेंगे, अपने नेताओं के संग करेंगे। नीतीश जी ने आज अपने सभी नेताओं को अपने घर बुला लिया है। हलचल बढ़ गई है, बेचैनी है। कहते नहीं कि जब बाढ़ आ रही है उससे पहले हलचल, कोई अपना घर बदल रहा है, कोई मकान बदल रहा है, कोई दुकान बदल रहा है, कोई अपनी गेट की दीवार ठीक कर रहा है कि पानी इधर से ना घुस जाए, कोई कह रहा है इधर से रोको। तो ये बाढ़ से पहले की हलचल है। देखिए बिल्कुल हलचल बढ़ गई। और हलचल कैसे बढ़ गई है शिव जी, आप इस बात को समझिए। एक एक तथ्य को मैं आपके सामने, दर्शकों के सामने, हालांकि चुनाव की घोषणा कल हो गई, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि चुनाव आयोग भी 122 121 का खेल खेलने लग गया है। ये 122 121 का खेल वही है जो 2020 में एनडीए गठबंधन के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ था। और वो सीटों का बंटवारा कैसे हुआ था? 122 नीतीश कुमार, 121 भारतीय जनता पार्टी। और नीतीश कुमार ने अपने 122 के कोटे में से 115 सीटों पर खुद चुनाव लड़ा था। 7 सीटें जो थी वो नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को दी थी अपनी पार्टी के कोटे में से। 121 सीटें जो बीजेपी के कोटे में गई थी उसमें से 110 पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। और 11 सीटें उसने अपने कोटे से वीआईपी वाले मुकेश सहनी को दी थी, जो इस समय इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। चुनाव आयोग भी बड़े कभी कभी मजे लेने लग जाता है। तो 122 से 121 के फॉर्मूले पर चुनाव की कार्यक्रम की घोषणा की। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को 121 सीटों पर होने वाला है। दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को 122 सीटों पर होने वाला है। और जिस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है 14 नवंबर, उस दिन वो चुनावी नतीजों की घोषणा करेंगे, काउंटिंग करेंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार ने सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है। नीतीश कुमार ने सीधे सीधे बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया अमित शाह जी, अब आप तुरंत फैसला कीजिए। आप लगातार सीट बंटवारे के मसले को टालते जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आज नीतीश कुमार ने सुबह सुबह अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को बुला लिया। विजय चौधरी भी चले गए, जेडीयू के तमाम नेता भी चले गए। आजकल दिल्ली दरबार के प्रभाव में जिनके ऊपर होने का आरोप लगाया जाता है, वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी उस मीटिंग में मौजूद रहे। और उस मीटिंग में जो तमाम नेता मौजूद थे, थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूं कि कौन कौन से नेता उस बैठक में नजर आए। और उस बैठक में नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीतिक हलचल बढ़ गई। और टिकट बंटवारे को लेकर, सीट बंटवारा ही नहीं, अब टिकट बंटवारे को लेकर भी, एक तो सीट का आपको तय होना है कि कितनी सीटें जेडीयू लड़ेंगी, कितनी सीटें बीजेपी लड़ेंगी, लेकिन उसके साथ ही ये भी तय होना है कि जनता दल यूनाइटेड के खाते में कौन कौन सी सीटें जाएंगी। क्योंकि तकरीबन 1 दर्जन की लगभग सीटें ऐसी हैं जिस पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उस सीट पर लड़ाना चाहते हैं। और इसी बीच खबर आती है कि पटना के एक होटल में कांग्रेस नेताओं की एक बैठक चल रही है। बड़े कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, राहुल गांधी के करीबी है कृष्णा अल्लाबरू है, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। और फिर अचानक खबर निकल कर आती है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल दिल्ली में बुलाई है। यानी कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श करेगी। तो नीतीश कुमार की बैठक, दो अलग अलग नेताओं के साथ बंद कमरे में अलग से बैठक की उन्होंने। और उसके बाद कांग्रेस की बैठक की, राहुल गांधी की बैठक की खबर निकलकर सामने आना, अचानक भारतीय जनता पार्टी में हलचल बढ़ जाती है। और नीतीश कुमार के अल्टीमेटम के बाद क्या कुछ बदलता हुआ नजर आता है, देखिए। बिहार के जो प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब और विनोद तावड़े, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, बिहार के प्रभारी भी है, अब से थोड़ी देर बाद चिराग पासवान के साथ मिलने जा रहे हैं। वही चिराग पासवान जो 60 से चले थे, 48 पर पहुंचे, 40 मांग रहे हैं, नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने कह दिया भैया 18-20 से ज्यादा अगर दोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, इससे ज्यादा चिराग पासवान को मैं देने को तैयार नहीं हूं। बीजेपी फिलहाल सैंडविच की तरफ फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब नीतीश कुमार ने कह दिया है कि फैसला करो, जल्द से जल्द करो, 24 घंटे के अंदर फैसला करो, नहीं तो फिर हम स्वतंत्र हैं, फिर हमें मत कहना कि हमने गठबंधन धर्म को नहीं निभाया। और उसके बाद आनंद फानन में एक नेता नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े दोनों ही चिराग पासवान से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जो मामला है, जो पेच है, वो फंस गया। और मैंने हमेशा कहा था
कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद से आपको नीतीश कुमार बदले-बदले नजर आएँगे। कल चुनाव की घोषणा से पहले पटना में आधे अधूरे मेट्रो का उद्घाटन किया गया और नीतीश कुमार बैठे नहीं रहे नेताओं की तरह। जैसे ही मेट्रो चलनी शुरू हुई, नीतीश कुमार खड़े हो गए और शीशे से बाहर निकलकर वो पटना के दर्शन करते हुए नजर आए। तो अब नीतीश कुमार के अल्टीमेटम ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी को टिकट बंटवारे को लेकर एक बड़ा फैसला करना है। ये नीतीश कुमार का अल्टीमेटम है। आप अल्टीमेटम की बात कर रहे हो, क्या प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आपको भी पता है, पूरे जग विदित है। प्रशांत किशोर के नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आपने कल के एक प्रोग्राम में कहा भी कि उनसे किसी बीजेपी के बड़े नेता ने संपर्क साधने की कोशिश की। अच्छा, संपर्क बिगड़ जाए तो फिर साधते रहो, संपर्क सधते नहीं है। पहले संपर्क बनाए रखो, और संपर्क अगर बनाने के बाद आपने अगर उन्हें तोड़ दिया तो फिर संपर्क सधते नहीं है। आप मन में विचार रखिए कि हमारे सध जाएंगे, सधते नहीं है। अब संपर्क सधा नहीं। एक जगह चर्चा ये आई आज मेरे सामने कि नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर एकनाथ शिंदे नहीं बनने देंगे। तो क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को गुल खिलाने जा रहे हैं जो भाजपा अब तक नहीं समझ पाई है? भाई, अगर भाजपा के कब्जे में रहेंगे तो बन गए वो एकनाथ शिंदे, अगर भाजपा से निकलेंगे तभी वो एकनाथ शिंदे बनने से बचेंगे। तो ये सब दौर जो बिहार में चल रहा है, चिराग पासवान के चाचा कह रहे हैं कि हमारा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, वो चाचा कह रहे हैं जो पास आने को तैयार नहीं थे। सबके सुर बदल रहे हैं। क्या चिराग के चाचा को भी उधर वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है जो इधर चिराग को नहीं मिल पा रहा है? तो क्या ऐसा ना हो जाए कि चाचा भतीजे इकट्ठे होकर फिर अपना 138-40 सीटों पर उम्मीदवार उतार दें? बीजेपी के बड़े बड़े सांसद इस समय वहां के सांसदों के यहां लिट्टी चोखा खा रहे हैं, पहुंच चुके हैं प्रचार करने। कल देखते देखते पैसे बांटे गए 4 बजे से पहले। सीधा वोट पर्चे का खेल चुनाव आयोग ने करा दिया, टाइम फिक्स करके कि हम 4 बजे घोषणा करेंगे, तब तक जो जिसे बांटना है बांट लो, बांटने के बाद फिर मुझसे शिकायत मत करना। संतोष जी, चुनाव बहुत देखे आपने, लेकिन 14 के बाद और खास करके 19 के बाद जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है वो बड़ी अलग थलग तरीके की है। आपने भी कई चुनाव कवर किए होंगे, मैंने भी कई चुनाव देख लिए। मैं 89 के चुनाव के बाद का जो सब कुछ सज रहा है वो मैं समझ रहा हूं कि 89 में हमने हाई स्कूल किया और हाई स्कूल के कागज हमारे पास है, अगर किसी को चाहिए तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तो 160 सीटें आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति मत मानना। महाराष्ट्र में आपने देखा है, हरियाणा में आपने देखा है। तो आप इस उसमें मत रहिए कि मीडिया जिता देगा, हरा देगा। जिन्हें जिताना वो जिताने पर लग चुके हैं, और जिन्हें हराना है वो हराते हराते इतना हरा देंगे, वो फर्जी जिता रहे हैं, वो फर्जी सरकारें बनवाते हैं। हरियाणा में भी हमने देखा, एक तरफा चुनाव है, मोदी की भीड़ भाग गई। शाह की रैली में लोगों ने आना मना कर दिया, वो गए थे, वो पैसे देकर आए थे। भैया, तुम्हारी रैली में बिना पैसे दिए कैसे आ जाएंगे? एक रैली में पैसे देने से जाता है आदमी, दूसरी रैली में बिना पैसे दिए कैसे चला जाएगा? अगर गहनता से संतोष जी कभी कभी छानबीन कर लो रैली में, तो आधे उसी के जो पहली वाली में थे वो इसमें भी है। अगर गहनता से कैमरा मिला लो, विजुअल मिला लो, वीडियो मिला लो। अब कुल मिला के मैं ये जानना चाहूंगा, चिराग की डिमांड क्या है, मांझी की डिमांड क्या है, इधर कांग्रेस की और सीपीएम की डिमांड क्या है इंडिया गठबंधन में, और उधर उपेंद्र कुशवाहा और उन सबकी डिमांड क्या है, इधर सैनी की डिमांड क्या है, और क्या होने की चांस दिख रही है? देखिए सुजीत, सबसे पहले जो आपने प्रशांत किशोर की बात की, हालांकि मैं राजनीति में नेताओं की तुलना भगवान से करने को अक्षम्य अपराध मानता हूं। नेताओं की तुलना भगवान से कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता हो इस देश की राजनीति में, वो अपने दिल पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता कि उसने कभी गलत काम नहीं किया। लेकिन चिराग पासवान साहब पिछली बार उतर गए अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता के, और नीतीश कुमार की पार्टी का बंटाधार होकर। इस बार हनुमान कौन, राम कौन, किसकी पार्टी का बंटाधार होगा?
प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में हलचल तो बढ़ा दी। और एक बात हमेशा याद रखिए शिव जी, अपने दर्शकों को मैं कहूंगा, काशीराम कहा करते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ो और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ो। लेकिन वो दौर था जब काशीराम पूरे उत्तर प्रदेश में को साइकिल से नापा करते थे। साइकिल चुनाव चिन्ह मुलायम सिंह यादव का था, समाजवादी पार्टी का था, लेकिन मुलायम सिंह यादव और काशीराम जैसे नेता उस दौर में साइकिल से ही उत्तर प्रदेश को नापा करते थे। और उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। अब जो प्रशांत किशोर है, निश्चित तौर पर अगर प्रशांत किशोर भी उस जमाने में होते तो उनको 10 साल लग जाते बिहार की जनता तक पहुंचने में और उनको काशीराम के ही फॉर्मूले को अपनाना पड़ता। लेकिन आज अपने पहले ही चुनाव में काशीराम माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर बिहार के घर घर तक पहुंच गए। तारीफ कीजिए या आलोचना, लेकिन उनकी चर्चा घर घर में हो रही। जीतेंगे कितनी कह नहीं सकता। और दूसरी बात है, जो आरोप वो लगा रहे हैं उसकी चर्चा भी अब घर घर में हो रही है। और सबको ये पता लग रहा है, कोई माने या ना माने, कट्टर से कट्टर भाजपाई भी ये मान चुका है कि उनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक फर्जी नेता है, फर्जीवाड़ा करने वाले नेता है। ये क्या कट्टर कह से रहे कट्टर हैं? भाजपाई भी मान चुका है। क्या आरके कह सिंह रहे ने हैं? जो बयान दिया वो भाजपाइयों के मन के अंदर जो चल रहा था उसको उन्होंने सामने रख दिया। क्योंकि सीधा सवाल था कि 10वीं कब की, 12वीं की कब की, उनके पास इस सीधे सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो सब ये मान बैठे कि उनका उप मुख्यमंत्री एक फर्जी है, डिग्री के मामले में, आपराधिक मामलों में, और उसने कोई ना कोई हलफनामा, चुनावी हलफनामा तो गलत दिया है। अदालत में चले जाएंगे तो उनका चुनाव एक तरह से रद्द हो जाएगा। इस बार वो विधायक बनकर भी, चुनाव लड़कर भी जीत कर आएंगे तो ना वो विधायक रहेंगे अगली विधानसभा में, मैं आपको बता देता हूं। और उप मुख्यमंत्री तो आप छोड़ ही दीजिए, वो नहीं बन पाते। इतनी हलचल तो पैदा कर। नीतीश कुमार के साथ दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के एकनाथ शिंदे नहीं। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनवाया किसने? भारतीय जनता पार्टी। लोग एकनाथ शिंदे को कहते हैं ना कि अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। घर का भेदी, घर को तोड़ने वाले का कोई मान सम्मान नहीं होता है। विधायकों को जुटाने की बात, विधायकों को लेकर महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे जाने की बात, टोल नाके से पैदल गुजरात के अंदर जाने की बात हो। गुजरात में बसों की व्यवस्था क्या शिंदे साहब ने करके रखी थी क्या? भाजपा का था। उसके बाद असम जाना, असम में जिस होटल में रुकने की व्यवस्था की थी, क्या वो शिंदे साहब की व्यवस्था थी क्या? उस होटल के बाहर असम की पुलिस क्यों थी? भाई हेमंता बिश्व शर्मा की व्यवस्था थी। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री अपनी वजह से नहीं बने थे और उप मुख्यमंत्री भी अपनी वजह से नहीं बने थे। वो भाजपाइयों का कमाल था, उनको जाने दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री अपने दम पर बने। पहली बार जब वो 2000 में कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, 17, जब वो बहुमत नहीं जुटा पाए थे, 17 निर्दलीय बाहुबली विधायकों का, सो कॉल बाहुबली विधायकों का समर्थन उनके साथ था, बहुमत नहीं जुटा पाए। 2005 में फिर फरवरी में कुछ दिन के लिए बने, फिर बहुमत नहीं जुटा पाए, फिर अक्टूबर में बने और उसके बाद से वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के बारे में तो बड़ी कहावत मशहूर है कि लोग मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार अपना उप मुख्यमंत्री बदलते हैं। मुख्यमंत्री वो खुद ही रहते हैं। उप मुख्यमंत्री उनको तय करना होता है कि कब सुशील कुमार मोदी को बना ले, कब तेजस्वी यादव को बना ले, कब वो रेणु देवी और एक तारकिशोर जी आए थे उनको बना ले, और कब ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बना ले। और आज उनका मन डोल जाएगा तो हो सकता है कि फिर से तेजस्वी यादव उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने नजर आएंगे। तो ये कुल मिलाकर ये तस्वीर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगा, या तो चुनाव आयोग में गड़बड़ है या बीजेपी में कहीं ना कहीं। अब चुनाव आयोग के इलेक्शन अनाउंसमेंट की डेट से पहले ही कल नीतीश कुमार साहब ने मेट्रो का, आधे अधूरे मेट्रो का उद्घाटन किया। या तो चुनाव आयोग वेट कर रहा था कि महिलाओं के खाते में पैसे चले जाए और नीतीश कुमार मेट्रो का उद्घाटन करते, तब वो चुनाव की तारीखों की घोषणा करे। या नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को पता था कि इस तारीख को इतने बजे ज्ञानेश कुमार जो है वो चुनाव की घोषणा करेंगे, उससे पहले रेवड़ी बांटने का सारा काम निपटा। कहीं ना कहीं तो वो गड़बड़ है। दर्शकों पे छोड़ देते हैं कि क्या गड़बड़ होना चाहिए। अब दूसरी चीज पे आते हैं। आज एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उससे एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। भारतीय संविधान, आपको याद होगा कि हमने
जब वो निकले थे और 4 तारीख को हम लोग कह रहे थे कि चुनाव आयुक्त पहुंच रहे हैं, तो हमने क्या कहा था आपसे? दर्शक समझें कि हम लोग प्रोग्राम ऐसे ही नहीं करते हैं। वो प्रोग्राम देख लें 4 तारीख का और 2 तारीख का भी। उसमें हमने साफ कहा कि जब 7 तारीख को सुनवाई होगी चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में, उससे पहले डेट क्लियर हो जाएगी चुनाव की, ताकि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में ये कह दे कि साहब अब बेकार सुनवाई मत करिए, अब चुनाव घोषित हो गया है, अब जो होना था वो हो गया, आप इसे अपने मामले को पटाक्षेप कर लीजिए। वैसे ही सीजीआई साहब कल से भयभीत है। आज उन्होंने अपने सब जजों से, एक दो थे जो बेंच में, उन्हें बुलाया और उनसे बातचीत की। हमारे साथी हैं प्रभाकर मिश्र, वो सुप्रीम कोर्ट को बड़ी गहनता से देखते हैं। उन्होंने लिख दिया ट्विटर पर कि उन्होंने अपने एक दो साथी को बुलाया, वो कुछ कहना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा कुछ मत कहिए, पहले सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, अभी फेंका है कहीं कोई फिर न फेंक दे। क्योंकि शाम को वो सुरक्षित छूट गया, सोशल मीडिया में उसे बड़ा समर्थन मिला और बड़े चौड़े होकर वो कह रहा है कि मैंने क्यों मारा जूता। उन्होंने भगवान के खिलाफ ही नहीं कहा था, वो विदेश में बैठ के कह रहे थे, जिसे मैं बार बार कल संतोष जी प्रोग्राम में कह रहा था। वो कह रहे थे कि विदेश में बैठ के वो कह रहे थे कि देश बुलडोजर से चलेगा। आप क्या कहोगे? वो सनातन का अपमान और क्या है, मन में क्या भरी है, जहर इतना भर दिया है, इतना बो दिया है। आज बिहार में क्या होगा, सब बैठे इंतजार में। एसआईआर पे क्या सुनवाई होगी, क्या मतलब रह गया? सर्वोच्च अदालत को अपनी एक सार्वभौमिकता तो दिखानी चाहिए, एक संतुलन बनाने का काम तो करना चाहिए। 3 ही तो सबसे महंगे पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन तीनों पदों पर भी अगर गरिमा गिर जाएगी, प्रधानमंत्री पर बनारस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे वहां, क्या हो रहा है देश में? आम नागरिक की क्या हैसियत होगी, क्या बचेगा? और फिर जिस हिसाब से कुछ अंधभक्त सोशल मीडिया पर इस चीज को ट्रोल करने पर कल से लगे हुए, जज साहब मजबूरन शाम को बैठक करके कहते हैं उसे छोड़िए, उसका जूता भी लौटवा दिया। कम से कम जूता फिकवाई देते, ठीक तो गया ही था, उसे अलग ही करा देते। चलिए, मेरा तो बस यही था बताना। एक बात और है शिव जी, थोड़ा सा इसमें प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवाई साहब को तकरीबन 8.5-9 घंटे बाद फोन। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को जस्टिस गवाई साहब को फोन करने की जरूरत थी। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को अपने सोशल मीडिया हैंडल करने वाले व्यक्ति को कहना था कि जितनी ट्रोल आर्मी है जो जूता चलाने की घटना को जायज ठहरा रहे उन पे कंट्रोल करो। मैंने कल देर रात को प्रधानमंत्री को टैग करके लिखा, उनके 2 बयान बहादुर के पोस्ट जो है मैंने टैग किए और मैंने कहा मुझे पता है प्रधानमंत्री जी आप संज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके संज्ञान में इसको ला रहा हूं। पता नहीं आपके पास ये पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो डर का माहौल, ये सुप्रीम कोर्ट में डर का माहौल, सुप्रीम कोर्ट के जजों के मन में डर का माहौल, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। लेकिन जस्टिस गवाई साहब ने भी गलती की, आपने उस व्यक्ति को माफी दी, उस व्यक्ति को आपने माफ कर दिया, दिल्ली पुलिस ने जूता तक उनको लौटा दिया। मैं याद दिला दूं कि जब नाथूराम गोडसे पर मामला चला, उनको सजा हुई, उस समय भी एक पूरा इकोसिस्टम था जो ये कहता था कि नहीं नहीं आप समझिए कि नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति को महात्मा गांधी की हत्या क्यों करनी पड़ी, परिस्थितियों को समझिए, तर्क देखिए। आज भी एक बड़े पत्रकार है हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो कई तरह के अजीब-अजीब से तर्क दे रहे हैं कि जरा सोचिए कि इतने पढ़े-लिखे व्यक्ति को ऐसा क्यों करना पड़ा। शर्म आती है, घिन आती है, लेकिन ऐसे लोग उस समय भी दे रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास भी पहुंचा, उन्होंने कहा कि ठीक है माफ कर दो। अगर इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता तो। गवई साहब ने जिसको माफ किया वो व्यक्ति ऐसे बाइट दे रहा है, ऐसे इंटरव्यू दे रहा है जैसे उसने कौन सा बड़ा ऐतिहासिक काम किया। उसमें गलती उसको फील नहीं हो रही अंदर से। तो जब उन जनाब को अंदर से गलती फील नहीं हो रही, तो आपके लिए माफी करना उचित नहीं था, आपको सजा देनी चाहिए उस व्यक्ति को। और बिहार की चुनावी राजनीति पर मैं आया कि बिहार की चुनावी राजनीति में किस तरह से एक बड़ा झोलझाल जो है वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। उसको समझना, उसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तरफ मुकेश सहनी है जो उप मुख्यमंत्री का पद और 60 विधानसभा सीटें चाह रहे हैं, 40 पर वो आ गए हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान है जो 60 से चले थे, 48 पे आ गए, 40 पे पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार 20 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। और इस पूरी लड़ाई
एक जबरदस्त लड़ाई बनाते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता। अब नीतीश कुमार का अल्टीमेटम, आज बड़ी बैठक, अब चिराग पासवान के साथ धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की एक महत्वपूर्ण बैठक, और कल कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की एक बड़ी बैठक। इन तमाम बैठकों पर हमें नजर बनाए रखनी होगी और हम जब जब अपडेट होगा इससे जुड़ी जानकारी लेकर अपने दर्शकों के सामने आते रहेंगे। चलिए, आपका संतोष जी बहुत बहुत आभार, सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम दर्शकों को नमस्कार।